नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एचएस क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम संस्कृत के व्याकरण समास टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस समास टॉपिक जो है उसके अंदर कर्मधारय समास और कर्मधारय जो समास है उस कर्मधारय समास का जो सूत्र होता है हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और सूत्र जो होता है वो होता है प्राय पूर्व प्राय विशेषण विशेष्य प्राय विशेषण विशेष्य कर्मधारय ये सूत्र है। और ये सूत्र कहता है कि प्राय विशेषणम विशेषाय कर्मधारय, प्राय विशेषणम विशेष्य कर्मधारय अर्थात जिसमें दो शब्द हैं, एक तो है विशेषण और विशेषण का अर्थ है जिसकी जिससे विशेषता बताई जाए ये होता है विशेषण। और विशेष्य, तो ये जो विशेष्य है, विशेष्य क्या होता है? ये विशेष्य आपके विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है ना, बताया जाए। ये विशेषण है और ये विशेष्य है, ये आप जानते हैं। अब सीधी सी बात है कि जो प्राय जो विशेषण विशेष्य कर्मधारय, तो विशेषण और प्रशेष्य कर्मधारय जो है उसका जो पूर्व पद होता है, यानी कि कर्मधारय समासे पूर्व पदम विशेषण भवति। उत्तर पदम क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम। क्या हो? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण भी हो सकता है, विशेषण भवति, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये होता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो विशेषण होता है उस विशेषण में जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं उसके लिए पुल्लिंग विशेष समास विग्रह पुल्लिंग शब्देन सह स्त्रीलिंगे शा नपुंसक लिंगे तत्। इन शब्दों का तत् पदम प्रयोगम भवति, ठीक है। और अन्ते इति शब्दे प्रयुक्तम भवति, ठीक है। जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं तो उदाहरण एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, नील कमलम। क्या लेते हैं? नील कमलम, ठीक है, नील कमलम। अब यहाँ पर नील क्या है? यहाँ पर नील आपके क्या है? नील आपके क्या है? विशेषण है। नील आपके क्या है? विशेषण है। कमलम क्या है? संज्ञा पद है, यानी कमल कोई न कोई कमल है, यानी कि पुष्प है, और पुष्प क्या है? संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या करेंगे? एक तो होता है नीलम कमलम इति, ठीक है। एक समास ये होता है, समास विग्रह। लेकिन आप इसको क्या करेंगे? इसको आप करेंगे कि नीलम च तद कमलम इति,
ठीक है। ऐसे हम कहें कि महापुरुष, महापुरुष, ठीक है ना, महापुरुष, ठीक है ना। अब महान, यहाँ महा क्या है, महान क्या है, विशेषण है, तो इसका जो विषय होगा वो क्या होगा, महान, महान च असो, अशो पुरुष, इसका जो समास विग्रह होगा महान च अशो पुरुष इति, ठीक है ना। इसका समास क्या होगा, महान च अशो पुरुष, यानी कि महान पुरुष। ऐसे हम कहें कि सुंदर कन्या, सुंदर कन्या, ठीक है ना, सुंदर, सुंदर कन्या, ठीक है ना। अब यहाँ जो कन्या शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, ये आगे सुंदर क्या है, इसका विशेषण है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि सुंदरम, सुंदरम च सा ये ना स्त्रीलिंग है, सा कन्या, कन्या इति। इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। अब जो विशेषण क्रमधारीय, जो क्रमधारीय समास है, उस क्रमधारीय समास के जो भेद हैं वो होते हैं। अब वो भेद कौन कौन से होते हैं, जैसे एक भेद होता है कि समानाधिकरण क्रमधारीय समास, व्यधिकरण क्रमधारीय समास, ठीक है ना, उपमानोत्तर क्रमधारीय समास और उपमानोपमेय क्रमधारीय, सॉरी उपमानोत्तर क्रमधारीय, और एक होता है अवधारणामूलक, ठीक है। अभी इनकी थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करते हैं। यहाँ तक आपके ये समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। आगे हम देखते हैं अब जो क्रमधारीय समास है उसके भेद होते हैं भाई। क्रमधारीय समास से भेद, यानी कि कर्म धारय समास से भेदा, कितने भेदा, तो चत्वार भेदा, कितने, चत्वारः भेदा संति, कितने भेद होते हैं भाई, चत्वार भेद होते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं तो समानाधिकरण, समानाधिकरण करण कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा भी पहले, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं तो इसका जो दूसरा होता है वो होता है उपमानोत्तर, उपमानोत्तर तर कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है। तीसरा इसका जो प्रकार होता है वो तीसरा प्रकार होता है वेधीकरण, वेधीकरण, वेधीकरण कर्मधारय, कर्मधारय, ठीक है ना, समास, ठीक है। चौथा जो होता है वो होता है अवधारणा, अवधारणा मूल कर्मधारय, ठीक है। इस प्रकार से ये चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है नंबर 1 जो होता है समानाधिकरण, इसमें समानाधिकरण कर्मधारय, क्या होता है, समानाधिकरण कर्मधारय, यानी कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है प्राय विशेषण, विशेषण विशेष्य, विशेष्य समानाधिकरण, समानाधिकरण, ठीक है। कर्मधारय क्या होता है भाई, समानाधिकरण कर्मधारय। देखिए आपके क्या होता है, समानाधिकरण कर्मधारय होता है, क्या होता है भाई, समानाधिकरण कर्मधारय। अब ये जो समानाधिकरण होता है इसका जो पूर्व पद है, पूर्व पद विशेषण, विशेषण उत्तर पदे, उत्तर पदे क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम और भी कुछ आदि, ठीक है ना, आदि और भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहला जो उदाहरण है उस पहले उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो उदाहरण जो होता है यानी कि इसके अंदर क्या होती है, पूर्व पदे और उत्तर पदे। आगे लिख लेते हैं हम, पूर्व पदे उत्तर पदे च समान, समान विभक्ति, विभक्ति भवति, ठीक है ना। वहाँ समानाधिकरण है जहाँ पर
पूर्व पद उत्तर पद में क्या होती है, समान विभक्ति होती है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण जैसे श्वेत कमलम, श्वेत कमलम, ठीक है, श्वेत कमलम है ना। तो श्वेत कमलम, अब श्वेत कमलम में श्वेतम, श्वेतम च तत् कमलम, क्या होगा इसका विग्रह इति, ठीक है। श्वेत च तत् कमलम, श्वेत कमलम। ऐसे हम कहें कि रक्त पुष्पम, रक्त पुष्पम, ठीक है, रक्त पुष्पम, यानी कि रक्तम, रक्तम च तद, तद कमलम, तद पुष्पम, पुष्पम इति, ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों ही पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही समान विभक्ति होगी। अब हम बात करते हैं दूसरा जो समास है वो है उपमानोत्तर कर्मधारय, उपमानोत्तर कर्मधारय, उपमानोत्तर कर्मधारय। क्या होगा, उपमानो, उपमानो उत्तर कर्मधारय, और उपमानोत्तर जो कर्मधारय है, ये जो उपमानोत्तर कर्मधारय है इसका क्या है कि यहाँ पर उपमान, दो शब्द लिखे हैं, उपमान, उपमान। अब जो उपमान है, उपमानोत्तर यानी कि जहाँ उपमा दी गई हो, यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई है, जिससे विशेषता बताई गई, जिससे विशेषता, विशेषता बताई जाती है, वो होता है उपमान। एक होता है उपमेय, होता है इसी में उपमेय, उपमेय। और उपमेय आप जानते ही हो क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, वो होता है उपमेय। अब यहाँ पर क्या है भाई, इसमें जो उपमान होता है यानी कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा के उत्तर पद में होता है, यानी विशेषण वहाँ तो समानाधिकरण तो पूर्व पद में होता था, लेकिन यहाँ उत्तर पद में होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो विशेषण है, विशेषण पूर्व पद उत्तर पदे, उत्तर पदे भवति, ठीक है ना। किस में होता है, उत्तर पद में होता है। अब जहाँ पर जो उत्तर पद में होगा तो वहाँ जैसे हम कहें कि पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, ठीक है ना। क्या हो गया, पुरुष सिंह, यानी कि पुरुष को किसके समान बताया, पुरुष के समान। मध्य में क्या करेंगे आप, मध्य में, इसके मध्य में जो उत्तर पद और पूर्व पद है उसके मध्य में आपको इव शब्द का प्रयोग करना है। जैसे पुरुष, पुरुषः इव, इव क्या है, सिंह इति, ठीक है ना। ऐसे ही पुरुष, पुरुष व्याघ्र, ठीक है ना, पुरुष व्याघ्र। अब आप पुरुष व्याघ्र में वही पुरुष, ठीक है ना, इव व्याघ्र, यानी पुरुष व्याघ्र के समान है, इस प्रकार का इसका समास विग्रह होता है, यानी कि उत्तर पद में उसकी विशेषता बताई जाती है। अब हम बात करते हैं अवेधीकरण, वेधीकरण तत्पुरुष, और वेधीकरण जो तत्पुरुष है, इस वेधीकरण तत्पुरुष में क्या होता है, जो समान विभक्तियां नहीं होती है, इसमें दोनों ही पद में, यानी कि उत्तर पदे व एवं पूर्व पदे क्या होता है, भिन्न, असमान, असमान, समान विभक्ति, ठीक है ना। क्या होती है, असमान विभक्ति। जैसे कहा कि महावृक्ष, ठीक है ना, महावृक्ष, उदाहरण महावृक्ष, और महापुरुष, ठीक है ना, और महापुरुष, उन्नतशील,
ठीक है ना। तो यहाँ जैसे महान, महान, ठीक है ना, च अशो, अशो वृक्ष इति, ठीक है। ऐसे पुरुष में होएगा, इसमें महान च अशो, अशो पुरुष, ठीक है ना। अलग अलग विभक्तियां हैं। उन्नतम, उन्नतम च अशो शैल इति, ठीक है। इस प्रकार से ये जो समास विग्रह है ये होता है। और अब अंतिम जो है वो है, उतार लो आप, उतार ले देंगे। अब हम अंतिम देखते हैं कि अवधारणा मूलक जो समास है उस वो क्या होता है। तो अवधारणा मूलक, अवधारणा मूलक, ठीक है ना, कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है ना। अवधारणा का मतलब जो अवधारणा से, पूर्व से, रूढ़िवाद से, यानी परंपरा से चली आ रही जो परंपराएं हैं उसके अनुसार समास होना, यानी कि इसके अंदर उसको उसके ही जैसे बता दिया जाए, उसको उसके ही जैसे बता दिया जाए। जैसे उदाहरण, उदाहरण की हम बात करें, जैसे गुरुदेव, गुरुदेव, ठीक है ना, गुरुदेव, यानी कि गुरु है और देव है, यानी कि गुरु को क्या कर दिया, देव बता दिया। ये परंपरा से चली आ रही हमारी भावनाएं हैं, हमारे जो रूढ़िवादी जो विचार है परंपरा से चले आ रहे हैं, वही क्या है, अवधारणा, यानी कि अवधारणा ऐसी अवधारणा बनी हुई है कि उसको वैसा ही मान लिया गया है। जैसे गुरु एव देव इति, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका समास विग्रह। ऐसे विद्याधनम, विद्याधनम, ठीक है ना, तो इसको क्या कर दिया, विद्या एव धनम, ठीक है ना। तो ये उदाहरण हो गया गुरुदेव विद्याधनम। तो ये क्या है, हमारे अवधारणा है, यानी कि अवधारणा बनी हुई है उसको वैसा ही मान लिया गया है, इसलिए गुरु एव देव विद्याधनम, विद्या एव धनम। थैंक यू, धन्यवाद।